हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कल का भी सेशन और इसके पहले जो भी क्लासेस आप लोगों ने देखी हैं वो सभी की सभी क्लासेस आपको बहुत ही पसंद आई हैं, क्योंकि ऐसा जो मेरा वीडियो आप लोग लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लग रही है। देखिए यहाँ पर है क्लास नंबर 6, बार बार मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पे सेशन पे जाइएगा, थंबनेल पे मत जाइएगा। क्लास नंबर 6 है। बाकी का जो भी आपका पीडीएफ है वो हमारे सक्सेस विद सुनील सर के ऐप में है, ठीक है, ऐप में है, याद रखिएगा पीडीएफ। और यहाँ पर यूट्यूब में आपको बाकायदा वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आप लोग बोलोगे कि ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन रिपीट करने का सिर्फ चांस ये है कि हमेशा एक ही क्वेश्चन को हम 10 अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। यही सिर्फ हमारा यहाँ पे पर्पस है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, आप लोग कमेंट करते हैं या बच्चे सोचते हैं कि कुछ नया है, कुछ हटकर है। हटकर कभी भी कुछ भी नहीं होता। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो एक ही पोर्शन से कम आप नए प्रश्न 10 के आसपास बना लेंगे। इसीलिए मैं आपको मोटिवेट करती हूँ कि थ्योरी की तरफ थोड़ा सा रुझान ज़्यादा रखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, मेदुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया। मेदुसा का बेड़ा किसने चित्रित किया था। द राफ्ट ऑफ मेदुसा किसके द्वारा बनाया गया। ये चित्र मैंने आपको पहले भी शो कराया है। देखिएगा, ये एक बहुत मार्मिक दृश्य है। डेड बॉडीज भी हैं, लोग जीवित भी हैं और परेशान हैं कि मतलब कैसे अपनी जो लाइफ को है उसको सेव किया जाए। सबसे पहले अगर हम इसके आंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे है जेरिको, ठीक है, जेरिको दे ला क्रांग्र गोया। अब आपके लिए एक नया प्रश्न है कि ये किस वाद से बिलोंग करते हैं। तो मेदुसा का बेड़ा चित्र बनाया है जेरिको में। जेरिको ने 1816 के लमसम का ये चित्र है। वैसे अगर देखेंगे कंप्लीट होने की बारी तो 1818 हम मान सकते हैं। ठीक, ये देखिए कि यहाँ पे डेड बॉडीज और एक नरभक्षी टाइप का ये था कि अपने जीवन को सेव करने के लिए इन लोगों ने डेड बॉडीज को खाना स्टार्ट कर दिया था। ये भी एक बहुत मार्मिकता को दर्शाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 101% चांसेस है कि इसके विषय का चित्र पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो नेट में क्वेश्चन था वो भी जेरिको से रिलेट करके प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिकासो के पिंक पीरियड का समय क्या है। ठीक है, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ पिंक पीरियड ऑफ पिकासो। देखिए, इन्होंने दो टाइप के पीरियड था, एक ब्लू पीरियड था और एक पिंक पीरियड था। तो यहाँ पे समय भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों समय इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्लू पीरियड भी पूछा जाता है और आपका पिंक पीरियड भी पूछा जाता है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, अब ब्लू नाइट, ठीक है, ब्लू नाइट इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। अगर हम इसको बेसिकली देखेंगे तो नीली रात, ठीक, लेकिन अगर हम जल्दबाजी में देखेंगे तो क्या देखेंगे, ब्लू नाइट। कभी कभी दिमाग में रहता है ब्लू नाइट आया नहीं कि पिकासो, अगर उसमें मेंशन है तो हम पिकासो को टिक कर देंगे। लेकिन ये जो चित्र है ये आपका हुसैन का है। किसका है? ये हुसैन का है। और पिकासो के पिंक पीरियड का समय है आपका 904 से लेके 906, यानी 4 to 6। अगर हम बात करते हैं ब्लू पीरियड की तो ये है आपका ब्लू पीरियड। ठीक है, ब्लू पीरियड है, सबसे पहले शुरू किया गया था 1901 से 1904। इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेके आएंगे, नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। अब यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी बात और करना चाहूंगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मैं संडे को अपने लाइव क्लास में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आपसे मतलब मैं अपेक्षा रखती हूँ कि आप लोग उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। जो मेरी क्लास को और जो मुझे पसंद करते हैं वो क्लास आप लोगों के लिए माइंड ब्लोइंग होगी, ये मेरी गारंटी है। और मुझे नहीं लगता है कि YouTube में अभी वो टॉपिक कोई इतने बेहतर तरीके से लेके आए होंगे, ऐसा नहीं, सारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी और उसके प्रश्न 101% छपेंगे। और जो हमारा टाइमिंग रहेगा वो 7 o'clock रहेगा, इसलिए प्रिपेयर रहिए और शेयर करिए। ठीक है, कितने बजे लगेगी? 7 बजे संडे को लाइव क्लास है। और ये सस्पेंसिव टॉपिक है, कॉमन टॉपिक नहीं है, ये मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, कॉमन बिल्कुल भी नहीं है, एकदम न्यू टॉपिक है। और ट्राई करूंगी बहुत अच्छे से आपको
रीड कराने के लिए, ठीक है। और इसमें जो भी थ्योरिकल पोर्शन है कि 1904 से लेके जब इनका ब्लू पीरियड क्यों बनाया गया, पिंक पीरियड क्यों बनाया गया, तो ये भी इसके विषय में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ये है आपका 1904 से 1906। क्या है? 1904 से 1906। पिकासो वैसे भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पीजीटी का रिपीट प्रश्न है सौंदर्य शास्त्र का, ठीक है। पीजीटी का है, रिपीट प्रश्न है। यहाँ पर जो इसका आंसर है वो इमर्सन है। अगर हम वैसे देखेंगे तो एमर्सन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इमर्शन लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। सौंदर्य शास्त्र आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी कथन है, जो भी स्टेटमेंट है किसी के, डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि अभी मैं क्या देख रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा एनालाइज किया करिए कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। इस टाइम पे डेट ऑफ बर्थ पे एकदम भरमार है। हीगल का डेट ऑफ बर्थ क्या, बाउमगार्टन का डेट ऑफ बर्थ क्या। जब आप पिछले क्वेश्चन पेपर किसी भी स्टेट के आप उठा के दे सकते हैं, डीएसएसबी हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, डेट पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ पे आप लोग फंसेंगे, आई एम श्योर, ठीक है। यहाँ आप लोग इसलिए फंसेंगे ना क्योंकि ये आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले द वर्ष यानी जो ईयर है, ईयर आपका है 1961 में लैंडस्केप इन रेड चित्रित किया है। जल्दबाजी में क्या होगा, सिर्फ आप इसे देखेंगे लैंडस्केप, और यहाँ जब ऑप्शन देखेंगे ना तो लैंडस्केप बिलोंग टू राम कुमार। राम कुमार बनाते थे बनारस के घाट, लेकिन यहाँ पर अब ट्विस्ट है। यहाँ पर ट्विस्टिंग क्या है कि आप लोगों का यहाँ जो आंसर होगा ये एफएन सूजा होगा। क्या आंसर है? एफएन सूजा, मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने सूजा का क्या देखा है हमेशा, मतलब अजीब तरीके से चेहरे वगैरह देखे, आपने इस तरीके का लैंडस्केप उनके में नहीं पढ़ा। बार्सिलोना वगैरह है लेकिन वो इतना फेमस नहीं है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखिए जो टेक्सचर आप देख रहे होंगे, थिक कलर को यूज किया गया, मोटे मोटे लाइन है, अमूर्त शैली, एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग है, ये आपको सभी को पता, वो भी कुछ ना कुछ एब्स्ट्रैक्ट बनाते थे। बेसिकली जो भी बच्चा टिक करेगा वो राम कुमार में जाएगा, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। यहाँ का जो राइट आंसर है वो एफएन सूजा है। अब आप थीम देख लीजिएगा, सूजा के लिए एक वर्ड यूज होता है कि वो आंख, नाक, कान अजीब तरीके से ड्रॉ करते हैं, जैसे कि पिकासो भी इस तरीके से करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए क्या कह रहा है, लैंडस्केप इन रेड फॉर्म। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रेड फॉर्म थोड़े थोड़े से घन में भी है, ये आपका अमूर्त टेक्सचर दिया गया है। यहाँ पे रेड लैंडस्केप 1960 में बना है। कब बना है? 1960 में बना है। एफएन सूजा एक ग्रेट आर्टिस्ट थे गोवा के, चेचक की इंजरी हुई थी उनको, और जिसके कारण उनका देहांत हुआ था। स्त्रियों से वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मतलब अजीब सी फीलिंग उनके लिए रखते थे, और ऐसा करने के बाद भी उन्होंने 3 शादियां करी थी। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा, और सिर्फ पर्पस क्या है कि आप पेंटिंग को देखिए और समझिए कि ये भी जो टोन लगा हुआ है, टेक्सचर लगा हुआ है, लाइंस का ड्राइंग है, ये आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक देख सकते हैं राम कुमार। लेकिन राम कुमार के कलर जब आप देखोगे ना तो वो हल्के धूसर कलर लगाते थे, मतलब धुंधले कलर यूज होते थे। इनके लिए आलोचना भी करी गई है कि इनके जो चित्रों के रंग है वो अजीब तरीके के रंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार रिपीट करिए, संडे की क्लास मिस मत करिएगा, बहुत धमाकेदार क्लास की एंट्री होगी और उसे ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। मैटरनिटी द 3 वुमेन इन द सी शोर, ये जो है एक अदर नेम भी आता है, ठीक। यहाँ पे मैटरनिटी तो बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन तो किसी बच्चे का गलत नहीं होगा, आई एम डैम श्योर। लेकिन अगर इसी को हम पूछेंगे द 3 वुमेन ऑफ द सी शोर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। यहाँ का जो इसका टाइमिंग है 1899 का है ये चित्र, और किसके द्वारा बनाया गया है? पॉल गॉगिन। पॉल गॉगिन, रेम्ब्रांड, देखिए रेम्ब्रांड भी इसमें है। रेम्ब्रांड किसके लिए फेमस है? आर्टिफिशियल लाइट के लिए। ये प्रकाश देते थे और बहुत अच्छा आर्टिफिशियल प्रकाश डालते थे अपनी पेंटिंग्स में, ठीक है। तो ये पेंटिंग आप ध्यान रखिएगा पॉल गॉगिन की है, इसी को ही हम मैटरनिटी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड नेम वॉज अवेलेबल हियर, द 3 वुमेन ऑन द सी शोर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट।
ड्राई पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई पॉइंट टेक्निक का आविष्कार किसने किया, किसने इसका इन्वेंशन किया है, किसने इसका इन्वेंशन किया। आपके लिए एक चीज महत्वपूर्ण है, इवन अगर किसी बुक में अवेलेबल हो तो उसे याद करिएगा। फिर मैं अगेन यहाँ रिपीट करूंगी कि यहाँ पे ग्राफिक्स का एक चार्ट बना के चलिए, ठीक है, ग्राफिक्स का एक चार्ट बनाइए। यहाँ पे जितनी भी टेक्निक्स हैं, ठीक है, जितनी भी तकनीकें हैं, माध्यम है और जो जो उसके टूल्स यूज होते हैं, जो प्रोसेस है, उसको शॉर्ट फॉर्म में 3 सेक्शन में डिवाइड करिए और लिखिए टेक्निक का नेम, यहाँ पे वर्ष, किसके द्वारा हुआ है, कौन सी जगह है। जैसे मैक्सिमम आप जर्मनी देखेंगे इसमें, लेकिन ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे जर्मनी है, किसके द्वारा किया गया है। और यहाँ पर एक हेडिंग डालिएगा टूल्स, किस टूल का ज्यादा यूज किया गया है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हाउस बुक मास्टर, ठीक है, हाउस बुक मास्टर 15वीं शताब्दी में हुआ है जर्मनी। कहाँ का है, जर्मनी का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब नोट कर लीजिएगा। मैं कहती हूँ ना कि आप लोग कहते हैं कि ये नया प्रश्न है, नया नहीं है, मैंने अपनी क्लास में बच्चों को विद डिटेल ये समझा भी दिया और उनको याद भी करा दिया है, ठीक है, तो क्लास ज्वाइन करिए। नेक्स्ट प्रश्न, एचिंग का आविष्कार किसने किया। देखिए आज सिर्फ ये ऐसे प्रश्न लाने का एक पर्पस ये था कि आप जो क्वेश्चन का जो स्तर है, जो आप देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन संभावित हैं आने के लिए। कॉमन प्रश्न होंगे, लेकिन कॉमन प्रश्न भी जब याद करेंगे तब ना आपके लिए कॉमन होगा, अदरवाइज तो एक कहावत है ना, भेड़ चाल तो सभी चल रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ मैं ही नहीं सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन आप लोग थ्योरी पे विशेष ध्यान रखिए। थ्योरी से आपके एचिंग से अगर हम लेंगे ना, तो एचिंग से आपके 15 से 20 प्रश्न बन जाएंगे अगर क्वेश्चन पेपर बनाने बैठेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका है एचिंग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। एचिंग, सबसे पहली चीज, एचिंग का आविष्कार 1515 में हुआ है, ठीक है, 1515। डेनियल हॉफर, अगर हम इसकी शताब्दी मानेंगे तो 16वीं शताब्दी होगा। ये भी आपके जर्मन थे, यानी जर्मनी से बिलोंग करते थे। एचिंग का आविष्कार 1500, सीक्वेंस लगाने के लिए आता, जो नेट की तैयारी कर रहा है वो सीक्वेंस भी लगाना जरूर ध्यान दे। ऑफसेट प्रिंटिंग कब आई, मुद्रण कब आया, वुड वाला कब आया, तो इसका सीक्वेंस लगाना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर है आपका डेनियल हॉफर फ्रॉम जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी बुक किसने लिखी है। बुक कवर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बुक कवर पे जरूर ध्यान दीजिएगा। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, द ईयर जो है आपका 1908 यानी 1908 है। ओरिजिनल पब्लिश इन 1753, ठीक है, ओरिजिनल कब पब्लिश हुई है ये भी ध्यान रखिए, हालांकि ईयर नहीं पूछा जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। 1753 यानी 1753 ये ओरिजिनल प्रिंट है, पब्लिश्ड हुई है। और यहाँ पर जो है ये विलियम होगार्थ की बुक है। किसकी है, विलियम होगार्थ की, बहुत फेमस बुक है विलियम होगार्थ, विलियम ब्लैक, दोनों याद करिएगा, ठीक है। विलियम ब्लैक भी अपनी जो भी उनकी उपलब्धियां हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है इस टाइम पे। मैं आपको सिर्फ पता है, आप देखिए यहाँ पे ये कह रहा है ओरिजिनली अगर हम पब्लिश की गई है तो 1753 है एंड रीप्रिंटेड 1908 में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज यहाँ आपके लिए सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, विलियम होगार्थ। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है आपका पोराफायरी, ठीक है, पोराफायरी ये आपका डीएसएसबी का प्रश्न है, हाँ SSSB, ठीक है, यहाँ पे पा है, ठीक है। पोरफायरी जो ग्रंथ है, जो कैनन है, किसके द्वारा लिखा गया है। अब ये जो प्रश्न है ये लोजाइनस के द्वारा है। किसके द्वारा है, लोजाइनस के द्वारा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बुक डीएसएसबी में पूछी जा चुकी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्रोचे का ग्रंथ आगे मैं लेके आई हूँ, वो भी आपसे पूछा गया, वो भी डीएसएसबी भी थोड़े से डिटेल वाइज के प्रश्न ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट एस्थेटिक, ठीक है, हाँ ये देखिए ये क्रोचे का है एस्थेटिक ग्रंथ, ये भी आपका DSSB में पूछा जा चुका है। यहाँ पे इसका आंसर है क्रोचे 1902। एक क्वेश्चन आया था राजस्थान में जिसमें इसका समय पूछा गया था, ठीक है, इसका समय पूछा गया था। एस्थेटिक 1902 ग्रंथ के लेखक हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, देखिए
यहाँ पे मैंने कहा हाँ क्रोचे 1902, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि 1902, यहाँ पे क्रोचे का 1902 इस एस्थेटिक को मतलब इन्होंने लिखा है, इस कैनन को लिखा है, क्योंकि 1866 में ये पैदा हुए, 1952 में इनका डेथ हुआ, ठीक है, 1952 में डेथ हुआ। और टोटल कैनन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 29 कैनन लिखे, यानी 29 ग्रंथ लिखे हैं, और जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है ये एस्थेटिक है। बाकी व्हाट इज ब्यूटी वगैरह भी इनके बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम पे हम पढ़ रहे हैं आप उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसलिए क्रोचे आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है ककंदबोट। कल भी मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में बोला था कि जिसका भी प्राचीन नाम है उसे याद रखिएगा, चाहे वो स्तूप हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, या कोई धरोहर हो, आपका हेरिटेज हो, चाहे वो आपका टेम्पल हो। यहाँ पे देखिए ककंदबोट ऐसे अगर आप ढूंढेंगे ना तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप नीचे यहाँ देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है, सांची, जिसे काकानाया, ये नाम मेंशन कर लीजिए, काकानाया, काकानावा, काकना द बोट, अगर इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे ना तो दैट मीन्स द ककंद बोट, ठीक है। तथा बोटा श्री पर्वत के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब ककंद बोट पूछा गया है तो काकानावा भी पूछा जा सकता है और काका नाया भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये डायरेक्टली इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ककंदबोट निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान का प्राचीन नाम है? तो नीचे तो मैंने आपको वैसे भी शो कर दिया है, सांची। सांची जो है ना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उसके टेम्पल्स हो और चाहे वो उसका स्तूप हो, उसकी बारीकी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और इसी के साथ आपका भरहुत, अमरावती वगैरह, इस सिर्फ एक बेसिक चीजों पे याद कर सकते हो कि इसका खोज किसने किया, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है, ये याद रखिएगा। प्रकाश में लाने का श्रेय यानी जिसने पब्लिश किया, जिसने लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया, वो महत्वपूर्ण है। ऐसा टीले की खोज, और ये आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन में अगर हो तो आपसे वो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जिसने पब्लिश किया, ठीक है, लोगों के सामने लेके आया, वो बंदा आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है सांची। भरहुत आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। भरहुत में जितने भी वो उनके जो पिलर्स वगैरह बनाए गए हैं, उसमें जितनी भी छवियां बनाई गई, जितनी भी आकृतियां या फिगर उकेरे गए हैं, उनके विद नेम, ठीक है, जैसे चूला कोका वगैरह के नाम है ना, और जो गंधर्व वगैरह बनाए गए हैं, एग्जैक्टली अभी नाम नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन चूला कोका ये सब गंधर्व बनाए गए, इसे आप जरूर याद करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंटर स्टूडियो। कल मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, ठीक है, लाल चित्र कक्ष, चित्रकला कक्ष, यानी किसका था? अब ये आप लोग बताइएगा, मैं देखती हूँ कि कितना बारीकी से आप लोग ध्यान देते हैं। द पेंटर स्टूडियो किसका चित्र है? द पेंटर स्टूडियो ये कॉमन है, एक स्टूडियो है जो कि पिकासो का है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये है आपका द पेंटर स्टूडियो। सिर्फ यहाँ पे वर्ड का डिफरेंस है, लेकिन इसका पेंटिंग माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो यथार्थवादी रियलिस्टिक था, ठीक है। तो यहाँ पर है गुस्ताव कुर्बे। क्या है? गुस्ताव कुर्बे इसका राइट आंसर है। आप देखिए यहाँ पे आपका मैं ये प्रिंट दिखा रही हूं, इसलिए सिर्फ यहाँ पे पर्पस क्या है, द स्टूडियो है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टूडियो है ये आपका है 1928 का, 1928 का पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो ये कौन है? घनवादी है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरीके के शेप हैं। ये आपके हैं कुर्बे। कुर्बे क्या यथार्थवादी से थे, कुर्बे मिले कोरो, याद आया, बारबिंजा चित्रकार, ठीक है। तो ये है आपका द पेंटर स्टूडियो। देख रहे हैं कितनी रियलिस्टिक, ऐसा लगता है किसी ने फोटोग्राफ क्लिक करी हो। और ये तो घनवादी है, तो इसमें तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसा आंख नाक मुंह बनाया गया है, ठीक है। और मातिस का मेंशन करिएगा कि मातिस का कौन सा मैंने कल आपको बताया है। नेक्स्ट, कलमकारी बनाने में कपड़े को किस दूध में भिगोते हैं? अब देखो मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवन अगर कोई भी आपका फोक आर्ट है या
कोई भी पेंटिंग है, किसी भी तरीके का अगर टेक्निक है उसमें तो उसका प्रोसेस जरूर याद कर लीजिएगा। ग्राफिक्स में प्रोसेस महत्वपूर्ण है। ग्राफिक्स बिना प्रोसेस के आप समझ लीजिए आप उसमें से एक नंबर भी नहीं पा सकते हैं। लिथोग्राफी को छोड़िए, लिथोग्राफी का जो प्रोसेस है वो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। यहाँ पे कमलकारी बनाने के लिए कपड़े को किस दूध में भिगोते हैं, तो यहाँ पे गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का, और इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली अगर हम यूज करेंगे तो किसका होता है, भैंस का दूध। ठीक है, प्रोसेस जरूर याद रखिएगा, कितने दिन कपड़े भिगोया जाता है, उसके बाद कौन से कलर यूज होते हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश की एक जगह है कमल हस्ती करके, काल हस्ती करके, वो जगह बहुत फेमस है। वहां का एक आर्टिस्ट है जो कि हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे, उसको पद्मश्री अभी मिला है कलमकारी के क्षेत्र में। तो पद्मश्री भी आपके इंपॉर्टेंट है फेमस आर्टिस्ट के लिए। और ये प्रश्न दिखाने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि ये डीएसएसबी में इसकी भरमार है, और नियरेस्ट जो आपका पेपर लगा हुआ वो डीएसएसबी का ही है। डीएसएसबी केंद्रीय विद्यालय में कुछ इस तरीके के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी से रिलेट करके आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, कमलकारी में सर्वप्रथम कपड़े को किसके गोबर में रात भर भिगोते हैं। आप देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रोसेस पूछ रहा है। तो पहले क्या रहता है, पहले इसमें भिगोते, बाद में उसको एक रात के लिए दूध में भिगोते हैं। नेक्स्ट फिर एक वुड का हथकरघा होता है। अगर आप अपनी भाषा में अगर हम लोग बात करते हैं, हथकरघा नहीं, हथौड़ा यानी हैमर होता है। ठीक है, लकड़ी का होता है। जब आप लोग अगर थोड़ा बहुत आपके घर में आप लोग गांव के टच में होंगे तो पहले एक चलता था मूसर, सुना होगा आप लोगों ने। उसी तरीके का अभी अगर आप लोग रील वगैरह देख रहे होंगे तो उसमें चाइनीज स्क्रॉल करो तो चाइनीज वालों का बड़ा वो आता है। तो एक वुड का इतना बड़ा सा लंबा सा एक हत्था होता है और उसके नीचे ऐसा वुड का ही हथौड़ा जैसा बना होता है और यहाँ से मशीन में वो अटका होता है और चलाया जाता है और उससे कपड़े को पीटा जाता है। मतलब एक तरीके से उसमें प्रेशर दिया जाता है ताकि चीजें झड़ जाएं, हट जाएं और वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर है गाय का गोबर। आप देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होने के पूरे चांसेस हैं। आप गाय को भैंस कर सकते हो, भैंस को गाय कर सकते हो। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर गोबर की बात करेंगे तो काऊ डंग आ जाएगा, वो सॉरी उपले आएगा, यहाँ पे गाय का गोबर आएगा। और वहां पर अगर दूध की बात करेंगे तो भैंस का दूध आएगा। अब ये भी प्रोसेस देख लेना कि कितने दिन के लिए भिगोया जाता है, जहां तक एक रात के लिए। नेक्स्ट डे उसको पीटा जाता है, फिर उसमें कलर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और नया प्रश्न। ये आपने नाम जरूर इसका पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो आपका प्रश्न है, सेफ्रन आर्ट कौन संचालित करता है। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेफ्रन आर्ट क्या है। ठीक है, सेफ्रन आर्ट एक तरीके का नीलामी घर है, ऑक्शन हाउस है, जहां पर आपकी पेंटिंग्स की बोलियां लगती हैं। जैसे क्रिस्टी है, ठीक है, उसी तरीके से ये सेफ्रन आर्ट है, ये मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई। ये आपको बेसिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सेफ्रन आर्ट मुंबई। ये जो है आपकी आर्ट फाउंडर है, को फाउंडर है। ठीक है, को फाउंडर के रूप में जानी जाती है। इसका नाम है मीनल वजीरानी। ये स्पेशली आपका ऑक्शन हाउस है जहां पर पेंटिंग्स की नीलामी करी जाती है। बहुत नया प्रश्न है, नया प्रश्न नहीं है, ये आया है लेकिन विथ फोटोग्राफ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप इनका फेस नहीं भूलें, और जब फेस नहीं भूलेंगे तो नाम हमेशा आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है। ये आप लोगों के लीड का प्रश्न है। आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके ड्राइंग का जो सेक्शन है, जो दिवस है, कब मनाया जाता है। हाथ से, क्योंकि इसलिए फोटोग्राफी डे पूछा जा चुका है, योगा डे पूछा जा सकता है। तो आपका वर्ल्ड आर्ट डे आपका मनाया जाता है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहूंगी, आपके लिए फेस्टिवल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेस्टिवल, फोक आर्ट, ये 2 FF जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करूंगी कि मैं फेस्टिवल आप लोगों के लिए लेके आऊं, नहीं है तो 10 से 12 फेस्टिवल ऐसे हैं जो कि आपके इस फील्ड को रिकॉग्नाइज करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोक आर्ट तो है ही। फोक आर्ट में कमलकारी इस समय एकदम पीक पॉइंट में है, तो कमलकारी के एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। कहाँ से बिलोंग करती है, प्रोसेस क्या है, आर्टिस्ट है तो कौन सा आर्टिस्ट है, किसको पद्मश्री मिला है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी अर्ली वर्ली ये सब आपके चलते रहेंगे। सिर्फ बेसिक आपका स्टेट पूछेगा, किस स्टेट से बिलोंग करती, मधुबनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ कलमकारी और मधुबनी।
फिर से मैं अपनी भाषा में कहूंगी कि इसे इन दोनों को घोर के पी जाइए। पद्मश्री पद्म भूषण जिसको भी मिला है वो भी आपको याद होना चाहिए, आर्टिस्ट का नाम भी याद होना चाहिए और इसके साथ का प्रोसेस भी याद होना चाहिए कि कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और एक ट्विस्ट आया आप लोगों के लिए। ये अब आपको बताना है क्वेश्चन, टुडेज क्वेश्चन, आज का ये प्रश्न है कि ये जो पेंटिंग है, मैं इस चीज़ के लिए डैम श्योर हूँ कि आप लोग इसको देखोगे ना तो आपको याद आएगा कि ये पेंटिंग मैंने देखी है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये है क्वेश्चन मार्क। क्या है बेटा? ये क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आपको देना है और कल इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। अगेन आई रिपीट इट कि संडे की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। संडे की क्लास एक बम्पर धमाका है, उसमें जो मैं टॉपिक लेके आऊंगी, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने वो टॉपिक अभी तक डीपली नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा होगा, ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं पढ़ा होगा, लेकिन डीपली नहीं पढ़ा होगा। कब मिलेंगे हम लोग? 7 बजे संडे, 7 बजे PM, ठीक है। सुबह सुबह ना वेट करने लगना। और आप लोगों के जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और हमसे इसी तरीके से जुड़ते रहिए और हमारी क्लास को, थ्योरी वाली क्लास को ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि थ्योरी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय।